Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning. Good morning, sir. हाँ जी, करें स्टार्ट डिस्कशन इसकी। सभी ने दे दिया, आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों ने तो आप में से दे दिया। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी की है, मैंने दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे बस आप जरा। स्टार्ट। चलिए, हाँ जी बोलो प्रॉब्लम्स। सर वो जो पैराग्राफ क्वेश्चन है सर, आप उसको थोड़ा बड़ा करके डाल सकते हो सर, वो दिखता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से डलवा दूँ। हाँ सर। हाँ, पैराग्राफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है एक्चुअली, वो इमेज बहुत छोटी कर देता है उसकी, वो है ना। सर मैं मोबाइल पे दिया सर, उसमें जूम ही नहीं होता है तो वो दिखता ही नहीं है एक भी पैराग्राफ क्वेश्चन। हाँ, मोबाइल पे तो खैर दिक्कत बहुत आने वाली है। आप कोशिश करो कि आप पीसी पे दो, फिर भी मैं आई ट्राई कि वो दूसरे तरीके से डल जाए। ठीक है, बोलो प्रॉब्लम्स बोलो फिलहाल। सर एक बार आप पहले रिजिड बॉडी का कोलेशन करा दो। रिजिड बॉडी के कोलिजन्स, हाँ क्यों नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली प्रॉब्लम्स जो आती हैं। हाँ सर, हाँ। तो रिजिड बॉडी के कोलिजन्स के लिए आपको एक काम की बात तो समझनी है कि इन जनरल जो रिजिड बॉडी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम टाइम्स वी सी एम। एक्सटर्नल फोर्स जो वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करती है। तो जब भी हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो वो एम इंटू ए सी एम के बराबर होगी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डी टी विल बी डेल्टा एम वी सी एम, यानी m टाइम्स डेल्टा ऑफ पीसीएम। तो जब भी आप एक्सटर्नल इम्पल्स देखेंगे उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट सीधा सीधा देखेंगे तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी या फॉर एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द टोटल लीनियर मोमेंटम इज सिंपली मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम के लिए देखना पड़ेगा, इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एंगुलर मोमेंटम को आप आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। लेकिन अगर आप किसी स्पेस में किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे कोलिजन्स में हम
सिस्टम से एक्सटर्नल पॉइंट्स लेंगे और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सटर्नल पॉइंट, say that point is A, this is equal to angular momentum of the system about its center of mass plus position vector of center of mass with respect to point A cross in MVCM। जैसा कि एक पार्टिकल का निकालते होता है ना एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये चीज इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला के लिए पॉइंट ए एक्सटर्नल हो कोई जरूरी नहीं है, ये इंटरनल भी हो सकता है सिस्टम का, बट उस केस में ये यूजुअली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेबली हम ये यूज करेंगे। अगर आपको 100% श्योर है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाले हैं या एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले हैं, अगर वो फिक्स्ड एक्सिस है सिस्टम का तो आप आई ओमेगा लिख लो, अदरवाइज आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस आर क्रॉस एमवीसीएम लिख लो। ठीक, अब इसको यूज कैसे करना है ये नोट कर लिया, क्लियर कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूं, तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ सर्टेन पॉइंट इज 0, then the angular momentum about that point will remain constant। ये अच्छे से अपने को समझना है। Let us see some examples। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ये कि सपोज एक यूनिफॉर्म बार और इसमें एक यहाँ पे हुक लगा हुआ छोटा सा नेग्लिजिबल साइज का, और ये ट्रांसलेट करती हुई जा रही है इस तरफ v वेलोसिटी से, और इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, और इसके सामने से एक दूसरी यूनिफॉर्म बार, आइडेंटिकल यूनिफॉर्म बार, इसकी लेंथ l और मास m, ये सामने से ट्रांसलेट करती हुई इधर को जा रही है सेम वेलोसिटी v से, और इसमें भी यहाँ पर एक छोटा सा हुक लगा हुआ है, और while they are moving they get hooked to each other। तो when they get hooked to each other, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, तो ये दोनों घूमना शुरू कर देंगी। फील आ रही है आपको? ये दोनों एक दूसरे से हिंज हो जाएंगी, तो दे विल स्टार्ट टर्निंग। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराई, तो इस पर्टिकुलर बार पे ऐसे एक इम्पल्सिव फोर्स लगी होगी, और इस वाली बार पे ऐसे एक इम्पल्सिव फोर्स लगी होगी। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम ले लूं, तो इस पूरे सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, और अगर इस पूरे सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, और ये जो इंटरनल फोर्स लगी ये कोलिनियर भी है। यूजुअली रिजिड बॉडीज के कोलिजन में जो इंटरनल फोर्सेस इस तरीके के डेवलप होते हैं वो कोलिनियर होती हैं। तो आप स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस टॉर्क 0 आने वाला है। अबाउट एनी सर इन स्पेस टॉर्क 0 आने वाला है। ठीक है, मुझे बोल लेने दे, एक बार फिर पूछो। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने स्पेस में फिक्स किया है बिकॉज आई वांट टू चूज एन इनर्शियल पॉइंट। मैं इनर्शियल पॉइंट क्यों चूज करना चाहता हूं? क्योंकि इस सिस्टम में जो पॉइंट्स हैं, मान लो बार पे कोई पॉइंट ले लूं यहाँ पर ए, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं बी, और इनके अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के बारे में सोचूं तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये पॉइंट्स एक्सेलरेट करेंगे कोलिजन के दौरान। जब इम्पैक्ट होगा तो पॉइंट ए की वेलोसिटी बदलेगी, पॉइंट बी की वेलोसिटी भी बदलेगी,
तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इम्पैक्ट के दौरान एक्सेलरेट करेंगे, और अगर ये एक्सेलरेट करेंगे तो इनकी एक्सेलरेशन की वजह से मेरे को एक स्यूडो फोर्स अकाउंट में लेनी पड़ेगी। वो स्यूडो फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लगाई जाएगी। ए पॉइंट की अगर कुछ भी एक्सेलरेशन आ रही है, मान लो राइट या लेफ्ट की तरफ, उसकी वजह से मैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे एक स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, और उसका टॉर्क मेरे को लेना पड़ेगा। और जैसा कि मेरे को फील आ रही है, ए पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो फोर्स कहीं और लग रही है, तो उसका टॉर्क ए के अबाउट जीरो नहीं आएगा, तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। हाँ, अगर मैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ले लूं, तो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एन इनर्शियल पॉइंट, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, या फिर स्पेस में किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये बात ध्यान से लिख लें, उसके बाद मेरे से क्वेरी करें। सर बट एक अबाउट तो इम्पल्सिव फोर्स भी लग रहा है ना। इम्पल्सिव फोर्स तो बेटे ये दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा ना यार, इसका और उसका, इसका जितना आएगा इतना इसका भी आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सर, टॉर्क ए पे नेट टॉर्क रहेगा हमेशा। सर तो सर तो अगर हम पूरे को सिस्टम मानना है तो हर बार वो इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करेंगे, तो हर बार टॉर्क जीरो ही होगा ना। हाँ, सर ये पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास आपने जो लिया, वो बात थोड़ी आप एक बार फिर से बता सकते हैं। तो पूरे सिस्टम का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये नोट कर लिया जितना मैंने अभी तक बोला आप लोगों को। सर 1 मिनट जूम आउट कर लेंगे। सार्थक लिख ले पहले, फिर मैं आगे बात करता हूँ ना, फिर मैं आगे आगे चलता चला जाऊंगा तो पीछे वाली चीजें मिस कर जाएगा, ठीक है। अब हम अगर सेंटर, बेसिकली जब भी अपने को कंजर्वेशन लगानी है तो अपने को एक पिक्चर बनानी है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, एक बनानी है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट ये दोनों यहाँ है, हुक होने वाली हैं ये पूरी की पूरी बार लेफ्ट साइड की तरफ ट्रांसलेट कर रही है v वेलोसिटी से, और ये पूरी की पूरी बार राइट साइड की तरफ ट्रांसलेट कर रही है v वेलोसिटी से। और अब ये हुक हो गई, तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट आपको एक सिंगल रिजिड बार की तरह इसको ट्रीट करना है, और अब इस रिजिड बार के मोशन के बारे में सोचना है कि इसका क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो ये सिस्टम के कॉमन सेंटर ऑफ मास है जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, यानी फाइनली वीसीएम जीरो होना चाहिए। ध्यान से समझें, इस बार का सेंटर ऑफ मास राइट साइड की तरफ वी वेलोसिटी से जा रहा था, इस बार का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड की तरफ वी वेलोसिटी जा रहा था। व्हेन दे गेट हुक्ड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास will have zero velocity because total momentum is zero, or total momentum is zero means center of mass of the system has to have zero velocity, but there could be an angular velocity। अब हम या तो ग्राउंड पे किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर देते हैं, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर देते हैं। पहले मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट करता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट, यानी इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। तो ऊपर वाली बार का अगर लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, तो वो केवल ट्रांसलेट कर रही है,
तो उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी इंटू L/2, mv इंटू L/2। अब ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट मेरा लिया है ये मैं एक पॉइंट ले रहा हूं विच इज नियर दी एंड ऑफ दी बार, और ये बार केवल ट्रांसलेट कर रही है, तो इसमें केवल एक ही टर्म आई R क्रॉस MVCM वाली, इसमें ICM ओमेगा वाली टर्म नहीं आई। ठीक, ठीक है। और दूसरी वाली बार का भी इतना ही होगा, तो mv इंटू L/2। और फाइनली एंगुलर मोमेंटम जब लिखेंगे तो फाइनली तो वो एक सिंगल बार है और ये पूरी बार का सेंटर ऑफ मास ही है, तो उसके लिए लिखेंगे तो ICM इंटू ओमेगा। तो ICM हो जाएगा मेरे पास 2m इंटू 2l का होल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो mv इंटू L इज इक्वल टू 2m इंटू 4l स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। तो m से m कट जाएगा और 4 से 3 आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 3v/12 आ जाएगी। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये स्पिन करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, सार्थक समझ में आया अभी? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं अब। सर हम्म, सर आपने अपने ए पॉइंट के लिए इसलिए उसके अबाउट इसलिए नहीं कहा था ना, क्योंकि बाद में जो रॉड है वो दोनों रोटेट करने लग जाएंगी, तो ए पॉइंट का कुछ स्पीड होगी पर्टिकुलर। ये पॉइंट की अभी वेलोसिटी v है फिलहाल, इम्पैक्ट से पहले। इम्पैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी L/2 ओमेगा हो गई होगी। और ध्यान से देख, यहाँ से L ओमेगा/2 की वैल्यू L ओमेगा/2 की वैल्यू 3v/4 आ रही है ना? सर एल हाँ ओमेगा सर। है, अच्छा L ओमेगा होगी इसकी वैल्यू, तो L ओमेगा की वैल्यू 3v/2 आ रही है ना? हाँ सर। इसकी वेलोसिटी बदल गई ना अब्रप्टली। हाँ सर। तो अब्रप्टली बदल गई तो एक भयंकर एक्सेलरेशन आई होगी इस पे, तो एक भयंकर इंपल्सिव स्यूडो फोर्स लगेगी एक ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिस्टम पे। और सर रॉड के एंड की भी तो बदली है। रॉड का एंड ही तो है पॉइंट है, और कौन है? नहीं, दूसरे वाले एंड की। अच्छा नहीं, बट मैंने दूसरे एंड फाइनली। नहीं लिया, मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाँ सिस्टम हाँ। लिया, वो स्पेस में एक पॉइंट है, वो रॉड का एंड नहीं है। वो तो बाई चांस जिस समय दोनों रॉड्स हुक हो रही हैं उस समय सिस्टम का कॉमन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही आ रही है जो रॉड के लोअर एंड की आ रही है। मैंने रॉड के एंड के अबाउट सेंटर मोमेंटम नहीं लिखा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये जो मैंने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखी है, ये मैंने इस रॉड के लोअर एंड या इस रॉड के अपर एंड के अबाउट नहीं लिखी है। मेरे पास स्पेस में एक पॉइंट है जो स्टेशनरी है, जो कि इन दोनों बार्स के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे समझ, जब ये अच्छा। बार यहाँ थी और ये बार यहाँ थी, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ था। नाउ सेंटर ऑफ मास इज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट इन स्पेस फॉर दिस। और जिस समय ये दोनों बार हुक हो गई उस समय बाई चांस रॉड का एंड पॉइंट उसी जगह पर है जहां पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर, जहां सेंटर पे मास वो सेंटर ग्राउंड ऑफ पे सही मास पॉइंट है। स्पेस में एक स्टेशनरी पॉइंट है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखता तो रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0 आता, क्योंकि रॉड के पास कोई ओमेगा तो है नहीं। हाँ सर। क्यों भाई? हाँ सर, तो ये मतलब ग्राउंड पे स्टेशनरी पॉइंट है, तभी वो तो एम रॉड बी एल के बाई उस 2। एंड पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकता ना, रॉड का वो एंड पॉइंट तो एक्सेलरेट कर रहा है। ध्यान से सोच, कोलिजन से पहले रॉड का वो एंड पॉइंट v वेलोसिटी से चल रहा था और बाद में उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई है कि नहीं? हाँ सर, वो ही लग रहा था, बट हाँ वो अब समझ गया वो एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड। तो सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। हाँ सर। सर बट सूडो फोर्स लोगे तब भी सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे ना सूडो फोर्स।
मतलब उसी पॉइंट पे लग जाएगी ना? हाँ बात तो सही है तेरी, तो फिर कुछ और तरीके से लिखना पड़ेगा मेरे को। मतलब उस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना कुछ भी, पर आंसर डिफरेंट आएगा। नहीं, आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए, आंसर भी सेम आना चाहिए। सोचते हैं, 1 मिनट होल्ड कर। अगर मैं उसको इस रॉड का एंड पॉइंट की तरह ट्रीट करूं तो मैं ये कह पाऊंगा कि उसके बाद जब मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो मैं इस रॉड का लिखूंगा। अब वो एक बार के ऊपर फिक्स 0। पॉइंट है ना, एक बार के ऊपर फिक्स पॉइंट है, वो इसके ऊपर तो फिक्स नहीं है। सर आपने अभी अभी क्या लिखा, कहाँ लिखा सर? कुछ नहीं लिखा मैंने अभी। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अगर ऊपर वाली रॉड के लोअर एंड के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहता हूँ, है ना, ये इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ जो हुक होने वाली है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ सर। कोई पी पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा होगा और इस पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो ऊपर वाली बार का 0 होगा, नीचे वाली बार का 0 नहीं होगा। अच्छा, नीचे वाली बार के रेस्पेक्ट में फिर वो नीचे वाली बार तो 2v वी वेलोसिटी से टाइप्स। चल रही है ना। हाँ, और वो पॉइंट पी v से अपोजिट में चल रहा है तो 2v ना सर? हाँ तो 2v हो जाएगा, इसके रिलेटिव हो गया बराबर, आ गया ना वही चीज, हाँ सर, ठीक है सर। है ना। हाँ सर। ये परेशानी है, और इस परेशानी से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा स्पेस में एक स्टेशनरी पॉइंट लेके उसके वोट लिखता हूँ, ताकि ये दिक्कत नहीं हो। अब पी पॉइंट के वोट इसकी वेलोसिटी तो 2v लिखनी पड़ेगी ना यार, वो चीजें मिस हो जाती हैं, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रही थी। पहले तो मैं नीचे वाली बार का एंगुलर मोमेंटम ही नहीं दिख रहा था, मुझे 0 दिखना शुरू हो गया था अचानक से। फिर ध्यान आया, नहीं भैया ऊपर वाली का 0 होगा, क्योंकि वो ऊपर वाली पे फिक्स्ड है पॉइंट, नीचे वाली पे तो नहीं है। हाँ सर, पहले मुझे भी, मैं 0 ही सोच रहा था। हाँ हाँ तो सर। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन स्पेस में एक स्टेशनरी पॉइंट लेके उसके वोट लगाता हूँ ज्यादातर, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। हाँ सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, नोट कर लिए सभी ने, क्लियर कर दूं? चलिए, एक हमारे पास यूनिफॉर्म बार है और इसको मास m ले लेते हैं, लेंथ l ले लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे हिंज का रखा है, वर्टिकली सस्पेंडेड ऐसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और ये रेस्ट में हैंग कर रही है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक इम्पल्स इम्पार्ट करता हूँ। इसको मैंने एक लीनियर इम्पल्स इम्पार्ट कर दी जे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पल्स imparted by the hinge to the bar during the action of the external impulse. तो कितने डिस्टेंस पे लगाया? हाँ ये तो बताना ही भूल गया मैं, तो a डिस्टेंस पे लगाया और बार की लेंथ l है।
सर J ब्रैकेट 1 माइनस 3a/12। हाँ सर यही आया हाँ समझ गए यार। लेफ्ट में। किधर को? लेफ्ट में। लेफ्ट। तो आपने ऐसा मान लिया कि हिंज ने इसको लेफ्ट में एक इम्पल्स दी जे प्राइम, ठीक है। और अब इम्पैक्ट का नतीजा ये है कि आफ्टर इम्पैक्ट इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा, और मैं पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का चेंज देख लेता हूं। तो जे टाइम्स ए विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ओमेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। इसके बाद इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी L/2 ओमेगा, और J माइनस J प्राइम मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा M VCM। सो J माइनस J प्राइम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाएगा M इंटू L/2 इंटू ओमेगा, और इनिशियल तो 0 ही था। तो यहाँ से इसको नीचे ले जाते हैं और ये वाली वैल्यू उसमें प्लग इन कर देते हैं। तो J प्राइम की वैल्यू आ जाएगी J माइनस ML/2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू 3JA/ml² है ना। थ्री JA/ml²। सो दिस इज J इंटू 1 माइनस 3A/12, और J प्राइम could be 0 if A is 2L/3, ठीक है। तो मतलब जब दो स्फीयर्स कोलाइड करेंगे तो इसमें वो फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर नॉर्मल इम्पल्सिव होगा तो। सर अगर नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं है तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो सकता है। नहीं तो नहीं लेना, नॉर्मल फ्रिक्शन म्यूएन होता ना यार। एन इम्पल्सिव नहीं है तो फ्रिक्शन को इम्पल्सिव क्यों लेगा? उस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे आपको बताना है। तो ये क्रिकेट बैट वाला हम्म बैट को 12/3 पे ज्यादा थिक बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको सेंटर ऑफ परकशन बोलते हैं। इसका एक जनरल अपने को रिजल्ट मेमोराइज करना है जो कि इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे पास ये बार है और इसको सेंटर ऑफ मास से x1 डिस्टेंस पे मैंने हिंज कर दिया, और दूसरी तरफ x2 डिस्टेंस पे मैंने इसको एक इम्पल्स दी J, तो व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द हिंज? इसका बार का मास लो m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो ICM। ml² पे 12 मत लिखना, उसको ICM लिख के सॉल्व करो। सर 1 minus x1 into x1 plus x2 upon ICM plus m x1 square। माइनस 1 minus x1 into x1 plus x2 सर ब्रैकेट हाँ डिवाइड बाई
ICM plus mx1 स्क्वायर। ऊपर सर एम भी पर एक एम M भी भी आएगा। है। सॉरी हाँ m भी ऊपर, हाँ ऐसा आंसर। हाँ सर। तो ये 0 कब आएगा? अगर m x1 इंटू x1 प्लस x2 की वैल्यू I ICM प्लस mx1 स्क्वायर हो गई है ना। ICM इक्वल टू mx1 x2। x1 x2 की वैल्यू ICM ओवर m हो गई अगर, है ना। हाँ सर। तो ये याद रखना अपने को। अब इसको प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक करता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने हिंज किया हुआ था इधर और इधर हिट कर रहा था। तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से L/2 था। तो दूसरी तरफ वाला डिस्टेंस अगर ये एक L/2 है और ये ml²/12 होता है तो ये वाली चीज L/6 आएगी अपने आप, और ये टोटल डिस्टेंस 2L/3 आएगा। 2L/3 आया था हमारा आंसर, है ना। तो सेंटर ऑफ मास से x1 डिस्टेंस इधर हिट करें तो दूसरी तरफ x2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट आएगा जहां पे अगर आप उसको हिंज करेंगे तो उस हिंज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स का जो पेयर है ये याद रखना आपने। और एक को हिंज पॉइंट बोलते हैं, दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ परकशन बोलते हैं। मुझे इस वर्ड का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब परकशन का क्या मतलब होता है। तो अगर एक पॉइंट पे हिंज कर दिया तो दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे अगर आप इम्पल्स लगाएंगे तो हिंज पे कोई झटका डेवलप नहीं होगा। तो इट इज लाइक बेसबॉल के बैट में आपने यहां से बैट को पकड़ा हुआ है, तो जहां से आपने बैट को होल्ड किया वो हिंज हो गई। और दूसरी तरफ जहां पे बॉल आप प्रेफरेबली चाहेंगे बैट को हिट करे वो ये पॉइंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बेसबॉल के बैट से हिट करेंगे तो आपका शॉट सबसे अच्छा जाएगा। बेसबॉल के बैट में इसको स्वीट पॉइंट बोलते हैं। तो आपका जो बेसबॉल का बैट है उसको आप इधर से होल्ड करते हैं वन एंड से, तो ये हिंज पॉइंट हो गया, ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। उधर एक स्वीट पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे आप चाहेंगे कि बॉल हिट करे उसको। क्रिकेट के बैट में भी ऐसा होता है, बेसबॉल के बैट के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में बात होती है। तो दैट इज़ द आइडिया। और इसके बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मैं एक फिजिकल पेंडुलम लूं, फिजिकल पेंडुलम मतलब एक रिजिड बॉडी को पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करवा रहा हूं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। और अगर मैंने इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है एट अ डिस्टेंस x1 और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकाल रहा हूं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहता है 2π/i/mgd। डी होता है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हिंज पॉइंट से, और आई होता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर x1 and x2 two different values, time period is going to be same and this x1 and x2 satisfy the same property ICM/m। तो एक फिजिकल पेंडुलम को दो डिफरेंट पॉइंट से सस्पेंड करें, एक सेंटर ऑफ मास से x1 दूरी पे, दूसरा सेंटर ऑफ मास से x2 दूरी पे, दोनों केसेस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम आता है। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो ये टाइम पीरियड लीस्ट आता है। तो x1 x2 बराबर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ ICM/m के बराबर हो जाएंगे। उस केस में हमारे फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड लीस्ट आता है। और एक चीज, जैसे एक बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई है यूनिफॉर्म राउंड बॉडी, और आपने इसको सेंटर ऑफ मास से ऊपर h हाइट पे फोर्स लगाई, ये आर है। अगर h इंटू आर की वैल्यू ICM/m के बराबर आ गई तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी और ये अपने आप से बिना स्लिप किए रोल करना शुरू कर देगा। जब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करनी है मतलब उस पॉइंट की स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप नहीं हो रही है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बॉडी यहाँ पे प्योर रोलिंग शुरू कर देगी।
ये आपने पढ़ा होगा h इज इक्वल टू 2r/5 होता सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर 2r/5 हाइट पे फोर्स लगाए तो वो सीधे अपने आप ही रोल करना शुरू कर देता बिना स्लिप किए। तो ये सब चीजें इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं, तो नोट करेंगे इन सबको ध्यान से। और छोटा करूं, ये लो। सर अगर इसमें सेंटर ऑफ मास थोड़ा डिस्प्लेस होता है तो फिर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस फिर इनटू ग्राउंड से डिस्टेंस इक्वल टू ICM/m ना, इसके तरह ही पहले वाले में। हाँ, सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस देख रहे हैं, बट वो कंडीशन केवल इनिशियल मोमेंट पे वैलिड रहेगी, क्योंकि जब ये रोल कर जाएगा तो लोएस्ट पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बदल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। अगर ज्योमेट्रिक सेंटर है तो सेंटर ऑफ मास ने हमेशा लोएस्ट पॉइंट से r डिस्टेंस पर ही रहना है। तो ये डिस्कशन प्रेफरेबली यूनिफॉर्म राउंड बॉडीज के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, क्लियर कर दूं? हाँ सर। हाँ हाँ आर्यन क्या बोल रहा है बता, तो स्फीयर में क्या मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दूं या तूने दो रोटेटिंग बॉडीज के कोलिजन के बारे में सोच रहा है? हाँ, 2 रोटेटिंग बॉडी का कोलिजन। तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है यार, 2 इम्पल्स पैरेलली लेनी पड़ेंगी। अब उसमें कई प्रकार की दिक्कत आ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो कुछ एजम्पशंस मैं लेके तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सपोज एक डिस्क है और एक और डिस्क है, अच्छी नहीं लग रही है डिस्क, तो ठीक है, ये डिस्क ऐसे चल रही है v वेलोसिटी से, v1 से, ये v2 वेलोसिटी से, और ये ऐसे घूम भी रही है। ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, और ये ऐसे घूम रही है, ये ओमेगा 1 से और ये ओमेगा 2 से, और इनके बीच में इम्पैक्ट होता है। तो लेट ई बी दी कोफिशिएंट ऑफ restitution and let mu be the coefficient of friction। तो अपने को इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ ये सॉल्व करना है। मासेस ले लेते हैं m1 m2, तो रेडियस भी ले लेते हैं r1 r2। ठीक है, ये पिक्चर है, इसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ। तो टॉप व्यू में मेरे को एक ये राउंड बॉडी और एक ही राउंड बॉडी, हेड ऑन इम्पैक्ट ले रहा हूँ मैं इनका। तो ये चल रही थी v1 वेलोसिटी से और ये चल रही थी v2 वेलोसिटी से, और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, इन दोनों का इम्पैक्ट हुआ। तो इसमें बस एक इम्पल्सिव टॉर्क लेना होता ना। तो इस पे एक नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स लगेगी ऐसे, तो जे, इस पे भी जे, और इस पे अगर r1 ओमेगा 1 ज्यादा है सपोज r2 ओमेगा 2 से, तो इस पे जो एक फ्रिक्शनल इम्पल्स लगेगी म्यू टाइम्स जे, और इस पे एक फ्रिक्शनल इम्पल्स लगेगी म्यू टाइम्स जे। अब इसमें हम एजम्पशन क्या लेंगे? वी विल एज्यूम दैट द स्लिपिंग डज नॉट सीज ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। ये assumption लेने का सिग्निफिकेंस ये है कि थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट फ्रिक्शन रिमेन्स काइनेटिक। तभी तो म्यूजे लिख सकता हूं ना उसको। अब इस इम्पैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी इधर को मान लो v1 प्राइम, इसकी वेलोसिटी इधर को मान लो v2 प्राइम। तो आपने करना क्या, आपने j इज इक्वल टू m टाइम्स m1 टाइम्स
v1 प्लस v1 प्राइम लिखना है, ये हो जाएगा इसके लिए। उसके लिए j इज इक्वल टू m2 टाइम्स v2 प्राइम प्लस v2 लिखना है, ठीक है। और एक इक्वेशन v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम इज इक्वल टू e टाइम्स v1 प्लस v2 लिखनी तो है। वो और एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी गेन नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। और इसके पास एक इधर को वेलोसिटी आ जाएगी और इसके पास एक नीचे को वेलोसिटी आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी, तो ये म्यू टाइम्स जे बाय m1 इसके पास आ जाएगी, म्यू टाइम्स जे बाय m2 इसके पास आ जाएगी, है ना। हाँ सर। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करके हम v1 और v2 तो निकाल लेंगे। तो नॉर्मल इलास्टिक इम्पैक्ट वाले जो ई वाले फॉर्मूले से मुझे लगता है आंसर ही आ जाएगा। वही इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है ना, है ना। सर बट इसमें हमने मतलब ऐसा जनरल एक इम्पल्सिव टॉर्क लेके क्यों नहीं किया है? मतलब म्यूजे क्यों लिखना है हमें? क्योंकि म्यू है तो लेना पड़ेगा ना। नहीं मतलब वो, हाँ वो अजम्पशन आपने क्यों माना है? वो अजम्पशन मान के हमने म्यूजे कर दिया है, बट अगर आप एक वेरिएबल टॉर्क लेते हैं सिर्फ के या कुछ, तो उससे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आता है, वो सॉल्व नहीं होता क्या कभी? मतलब नहीं क्या निकाल सकता ना वेरिएबल लिया तो है, दूसरी तरफ। जे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो है मैंने। एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का इम्पल्स लिया ना, इंटीग्रेशन एनडीटी सर को जी लिया, वही तो लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा सर हूँ। सर मैं कह रहा हूँ सर कि अब अगर आप म्यूजे के जगह, मतलब म्यूजे तो आपने तब माना है जब आपने स्लिपिंग कंसीडर कर लिया कि स्लिपिंग तो होगी, हो ही रही स्लिपिंग होगी डज ना यार। तब। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही होगी तो उस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं आएगी। वो फोर्स तो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुई होगी ना। बट वो थ्रू आउट जब तक वो v1 v2 कोलिजन होके v1 डैश v2 डैश बनेगा तब तक रहेगी, वो अज्यूम करे ना सर। हाँ वो एज्यूम करना जरूरी है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, हाँ, वही पूछना था कि उसमें एक वेरिएबल वो आता जो सॉल्व नहीं होता इम्पल्सिव टॉर्क। ठीक है सर। म्यूजे इंटू r1 ये पहले पे टॉर्क हो जाएगा और इसकी वजह से इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी पहले से कम रह जाएगी। तो म्यूजे इंटू r1 की वैल्यू आई टाइम्स ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 प्राइम। मैंने मान लिया इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 प्राइम हो गई। और इसके लिए म्यू जे इंटू r2 की वैल्यू i2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 2 प्राइम माइनस ओमेगा 2। और मैंने ये मान लिया कि इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 प्राइम हो गई। ये इक्वेशंस लिख के सॉल्व करेंगे इसको। मतलब मैंने कोशिश की है कि एक जनरलाइज्ड पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं कि क्या क्या लिख सकते हैं हम। सर अगर दो स्फीयर्स कोलाइड कर रहे हो तो पहले से दोनों, मतलब एक स्टेशनरी और दूसरा दूसरे में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फिर फ्रिक्शन का इम्पल्सिव फोर्स लगेगा क्या उसमें ग्राउंड से? तो ग्राउंड से इम्पल्सिव फोर्स तब लगेगी अगर नॉर्मल इम्पल्सिव होगा तो। जैसे कि मैं तेरे को ऐसा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और ये स्टेशनरी है, इसका मास m है और रेडियस r है एंड दिस इज स्टेशनरी। और एक छोटा सा वैक्स पीस या पीस ऑफ पुटी मास m का u स्पीड से आता है और इसको परफेक्टली इनइलास्टिक इम्पैक्ट देता है। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं देता है, चिपक जाता है, ज्यादा बेटर वर्ड है। तो द पीस ऑफ पुटी स्टिक्स टू द स्फीयर। तो इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट से पहले वो u स्पीड से चल रहा था और उसकी यहाँ से सेंटर से हाइट h थी जहां पे उसने हिट करना है इसको। तो इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितनी होगी।
और कॉफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ ग्राउंड पे। सर इसमें तो ठीक है, इसमें तो दिख रहा है नॉर्मल इम्पल्सिव है। तो यार देखेगा ही ना यार तू, मतलब या तो क्वेश्चन मेरे सामने रख, तू हवा में क्यों मार रहा है, मतलब तो मुझे बोला ना सर, 2 स्फीयर से 2 कोलाइड ये करेंगे। रे सेम साइज के या डिफरेंट साइज सेम के? सेम सेम। ठीक है। अब सर मुझे ये डाउट था कि पहले अगर प्योर रोल कर रहा था तो उस पर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, नहीं, इम्पैक्ट के बाद। क्यों लग रहा होगा? सर ठीक है, ऐसा नहीं था, वो इंक्लाइन प्लेन पे था। अच्छा ठीक है, तो फिर और ऐसा इम्पैक्ट करते हैं, के इस पे बाद एक कुछ। फोर्स लगा लेते हैं, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा लेते हैं, हाँ और सर। ये एक रफ सरफेस है, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, इसका मास m है, रेडियस r है, और इसका भी फिलहाल मास m, रेडियस r ले लेते हैं, ये एट रेस्ट है। ठीक है जी। अब ये जाता है और उसको टक्कर मारता है ना? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस x ले लेते हैं, प्योर रोलिंग हो रही है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग फॉर दिस, राइट? अब क्या हुआ जब इम्पैक्ट से जस्ट पहले क्या हुआ? ये वाली फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव है, इसका असर नहीं लेते। इम्पैक्ट से जस्ट पहले क्या हुआ होगा? इम्पैक्ट से जस्ट पहले इसके सेंटर के पास एक वेलोसिटी होगी v, और एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, जो कि v/r के बराबर होगी, और इस स्फीयर के पास फिलहाल कोई वेलोसिटी नहीं, और ये दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं ना। अब इस स्फीयर पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी ऐसे, तो एक नॉर्मल इंपल्स लगेगी आगे की तरफ जे, और क्या लगता है, और भी कोई इंपल्स लगेगी इस स्फीयर पे इम्पैक्ट से? क्या लग रहा है, म्यूजे लगेगी नीचे की तरफ? मुझे डाउट आ रहा था कि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इंपल्स नहीं डेवलप होगी। ठीक है, तो अगर ये इंपल्स डेवलप नहीं होगी तो बस इस पे केवल एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स लगेगी, जिसकी वजह से ये इधर को वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। मान लेते हैं E = 1 है, दोनों के मासेस सेम है जैसा कि यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है, तो इसकी वेलोसिटी रह जाएगी v, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इसकी ओमेगा इसके पास बरकरार रहेगी। अब इसके बाद क्योंकि ये रफ सरफेस पे स्लाइड करेगा, तो इसके लेटर स्टेजेस पे इस पे फ्रिक्शन लगेगा, और अल्टीमेटली वो प्योर रोलिंग अटेन कर लेगा। ठीक है, तो रीजन क्या नीचे से फ्रिक्शन के ना लगने का? क्योंकि ये वाला नॉर्मल इंपल्सिव नहीं है, यही है ना। तो अल्टीमेटली सोचना तो बेटे एक ही बात है ना अपने को यार, क्यों? तो मुझे लेफ्ट वाले शेयर के लिए ऐसा लग रहा था पहले प्योर रोलिंग नहीं करा, पहले प्योर रोलिंग कर रहा है उसके बाद फिर बाद में। ठीक है, मैं गलत सोच रहा था। क्या सोच रहा था बता तो सही। मैं सोचा पहले प्योर रोलिंग हो रहा होगा, प्योर उसके बाद रोलिंग कर फिर रहा है वो, बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद फिर बाद में, उसके बाद सपोज मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि प्योर रोलिंग वाला स्टेट तो नहीं बचेगा। हाँ तो नहीं मुझे बचा लग ना, रहा था नहीं बचा, क्योंकि ये इम्पैक्ट से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बरकरार है, तो इम्पैक्ट के बाद उस पे एक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सर वो हाँ सर दूसरे स्फीयर पे एक नीचे की तरफ इम्पल्स नहीं लगेगा? किसने नहीं, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं ना है। अच्छा हाँ ठीक है इन सर, अगर दोनों के बीच फ्रिक्शन में होता तो लगेगा ना फिर नीचे की तरफ। मैंने तो लिया ही था, आर्यन ने मना कर दिया तो मैंने हटा दी वो। क्या सोच रहा था आप बताना आर्यन यार, तेरा डाउट तो क्लियर हो अच्छे से। हाँ सर, नहीं मैंने फिर मुझे लगा वो फ्रिक्शन इम्पल्स से हो जाएगा क्योंकि सडनली चेंज हो गया। इम्पल्सिव का मतलब ये नहीं होता कि यार एक नॉर्मल सी वैल्यू से 0 हो गया या 0 से नॉन 0 हो गया। इम्पल्सिव का मतलब होता है वो अचानक से एक लार्ज वैल्यू तक राइज की और फिर वापस कम हो गया ऐसा, या फिर एक लार्ज वैल्यू अटेन की उसने 0 से, ऐसा। हाँ सर। हाँ तो सर। वो सेकंड वाले को भी इम्पल्स, क्या कह रहे हैं? वो सेकंड वाला केस कब होता है? अगर ये वाला फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में भी कॉफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू होता, तो इस पे एक लार्ज इंपल्सिव फोर्स म्यूजे लगती। तो अगर इस पे एक लार्ज इंपल्सिव फोर्स म्यूजे लगती, तो यहां से एक नॉर्मल इंपल्स डेवलप होती जे प्राइम,
और जो ये म्यू जे है ये इसको अचानक से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करने की कोशिश करती है ना। हाँ सर। यहाँ से एक और फ्रिक्शनल इंपल्स डेवलप होती है म्यू टाइम्स जे प्राइम, वेयर ये वाला म्यू नीचे वाले फ्रिक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला म्यू दोनों स्फीयर्स के बीच में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ सर समझ गया। हाँ भी आर्यन? हाँ सर समझ। ठीक है, और कुछ पूछना अब इसमें? नहीं सर। सर आपने जो अजम्पशन लिया था कि म्यूजे पूरे कोलिजन के टाइम पे लग रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब कोलिजन के बीच में ही वो दोनों का रिलेटिव मोशन स्टॉप हो गया रोलिंग? ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये एक भयंकर रफ सरफेस है और इसमें एक स्फीयर जो कि ऑलरेडी स्पिन कर रहा था, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जो कि ऑलरेडी स्पिन कर रहा था ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, और ये ग्राउंड को हिट करता है, और मान लेते हैं कि आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक है। और भयंकर रफ सरफेस का मतलब है कि ऐसा बोला जाएगा कि स्लिपिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सीज कर जाती है, या मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सीज कर जाती है, कि मतलब है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट इटसेल्फ स्लिपिंग सीज कर जाती है। मतलब यार जब वो अननोन हो जाएगा ना तो कुछ और फैक्टर दिया होगा, जैसे ई दे रखा है, अब ये क्या होगा, और ये एच हाइट से गिरता है, तो मेरे को इम्पैक्ट के बाद बताना है इसका क्या हुआ, राइट। तो जब ये एच साइड से गिरा तो ड्यूरिंग द इम्पैक्ट कौन कौन सी फोर्सेस लगी इस पे? इम्पल्सिव फोर्स एक इधर को लगी होगी हाँ सर। और एक इधर को लगी होगी, है ना। हाँ सर। हाँ तो ये इम्पल्स जे लगी होगी, ये पता नहीं क्या लगी होगी, ये इम्पल्स थ्रू आउट नहीं लगी होगी, इसलिए इसको म्यूजे नहीं लिख सकता मैं। और जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी √2g(h) रही होगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट रही होगी। जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी e टाइम्स √2gh हो गई होगी ऊपर की तरफ, बिकॉज ये गिवन है आपको, और एक इसके पास वेलोसिटी इधर को आ गई होगी v, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल के हो गई होगी ओमेगा, ठीक। तो जीरो नहीं होगा। V इक्वल टू आर ओमेगा होगा। हाँ जी, ये बात अगर ये पॉइंट स्लिप करना बंद कर देता है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट तो v मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा। इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए इम्पैक्ट के दौरान ही, और उसके बाद वो 0 ही रहनी चाहिए। तो व्हेन इट लीव्स कॉन्टैक्ट, तो जस्ट बिफोर लिविंग द कॉन्टैक्ट अगर उसके सेंटर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v थी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो ओमेगा v/r हो जाएगी, हाँ हाँ सर। सर। सर ठीक ठीक है। है। और इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P कंजर्व्ड रहेगा। हाँ सर। हाँ सर रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P शुड बी कंजर्व्ड। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P कितना था? ICM इंटू ओमेगा। ICM इंटू ओमेगा नॉट, है ना। हाँ सर। हाँ सर। फाइनल I प्लस आर स्क्वायर ICM ओमेगा। I plus MR square। ICM इंटू ओमेगा। ICM इंटू ओमेगा प्लस R MR। क्रॉस MVCM विच विल बी MVR। हाँ सर, प्लस MBR। हाँ सर। मैंने स्पेस में यहाँ पर एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के आउट एंगुलर मोमेंटम लिखा, ठीक हाँ है। सर, स्पेस का पॉइंट। यस सर। चलेगा। तो इससे मेरे पास फाइनल ओमेगा और v निकल जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना बेटे, हैं।
हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा ये कितनी रेंज अटेन करेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगी, टकराएगी जाके, तो निकाल सकते हैं कहाँ जाके दोबारा हिट करेगी। हाँ सर। तो ऐसे केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट काम आ जाती है, और नो स्लिप की कंडीशन। और बोलो सर इस बार सर इसमें जैसे प्योर रोलिंग में वो साइक्लॉइडल मोशन टाइप का होता है, वो एक बार बता सकते हैं, मतलब एक किसी भी पॉइंट का मोशन। हाँ, साइक्लोइड होता है पेरिफेरी पे किसी भी पॉइंट का पाथ साइक्लोइड होता है। क्या जानना बेटा उसके बारे में? सर उसका रेडियस 2r ही रहेगा, रेडियस कर्वेचर एट एनी पॉइंट। क्यों? 4 पता नहीं क्या बकवास है ये। एक और आया साथ में, कौन सा था? अमोल था 4R वाला, या निकेत था? कौन था? कौन था? फिर मैं अमर ओके। तो एक बॉडी ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रही है और इसकी किसी मूवमेंट पे वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट p, राइट मोस्ट पॉइंट q, इन दोनों की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालो। इसकी एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं, और प्योर रोलिंग हो रही है तो a इज इक्वल टू r अल्फा भी होगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालो, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन वेलोसिटी का वो कौन सा, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, तो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट निकालो, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालो, फिर एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट को एब्सोल्यूट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर करके मेरे को अभी के अभी पी पॉइंट जिस पाथ पे चल रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और क्यू का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के दिखाओ। भाई साहब, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता ना तो वो सर्कल होता, या हेलिक्स हो सकता है। सर क्वेश्चन एक और बार बता देंगे प्लीज? पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना ना। ठीक है। बेसिकली ऐसा साइक्लॉइड पाथ होता ना किसी भी पॉइंट का, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है साइक्लॉइड का, वो निकाल रहे हैं हम। P हाँ पे 4R, सर Q P पे पे 4R 2 आएगा। सब P 4r, पे p 4 पे आ रहा 4r। हो रहा है। 4R आ रहा है। ठीक है। ए और सर अल्फा टेस्ट सब में अकाउंट सेम में लिया है क्वेश्चन ना? था। अच्छा नहीं, एक मिनट, अल्फा ए और अल्फा सब अकाउंट में लिया है ना? अल्फा तो उनकी v वजह के से सर तो सर v के अल्फा नॉर्मल तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रही स्क्वायर है। आर की वजह से ही P आएगा। के लिए तो ठीक है। तो p के ई लिए पॉइंट के लिए एक एक्सेलरेशन आगे होगी ए, क्योंकि सेंटर के पास एक एक्सेलरेशन है ए। पी पॉइंट के पास एक आर अल्फा एक्सेलरेशन इधर होगी और पी पॉइंट के पास एक ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन आर इधर होगी। ये ठीक है? सब परपेंडिकुलर में तो एक ही सेम ही रहेगी, तो फिर बिल्कुल। अल्फा और ए से कोई पॉइंट फर्क की नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी है? तो पी पॉइंट की वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट की 2r इंटू ओमेगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, यहाँ से रो की वैल्यू 4r आ जाएगी। अब क्यू के लिए निकालो। सर अल्फा से किसी भी पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो साइक्लॉइड का पाथ तो वैसा ही रहेगा, केवल पॉइंट तेजी से उस पॉइंट से निकल जाएगा, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? ना v से फर्क पड़ता है। हाँ सर, हाँ सर। किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसके पास एज लॉन्ग एज प्योर रोलिंग है तो कर्व रिमेन्स सेम। आप समझ रहे हैं? एज लॉन्ग एज
प्योर रोलिंग है तो कर्व रिमेन्स द सेम, उस कर्व को कितनी जल्दी ट्रेस कर जा रहे हैं ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिसाइड कर रही है। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज ये स्टेटमेंट? मैंने बोला किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका कर्वेचर उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उस पे मूव करने वाले पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, कर्व की प्रॉपर्टी है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। केवल इसकी मतलब बात ये है कि एज लॉन्ग कर रहा है तो कर्व ऐसा बनेगा साइक्लॉइड, प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होता तो कर्व डिफरेंट बनता। ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर। तो ए और सर वो अल्फा से एक्चुअली कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, तो ए और अल्फा मैंने जानबूझ के दिए हैं। ए और अल्फा लेकर सॉल्व करोगे या बिना लिए सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। सर क्यू पे तो फर्क पड़ेगा ना सर? सॉल्व करके देख बेटे। आईसीआर का ऑर्डर प्योर solve रोटेशन है तो वी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आएगा ना। मैं तो कह रहा हूँ वी से भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंडीशन इतनी चाहिए कि ओमेगा वी बाय आर होना चाहिए। तो क्यू पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? एक वी इधर होगी और एक वी इधर होगी, यानी कि 45 डिग्री पे एंगल पे होगी √2 आर ओमेगा, है ना। हाँ सर। और इसकी एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है? एक ए इधर को होगी, हाँ, नीचे आर अल्फा आर नीचे आर अल्फा होगी ओमेगा स्क्वायर। और सर इधर इस को स्क्वायर आर होगी। हाँ सर। सर इसका आंसर 2√2 v स्क्वायर r डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अल्फा। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखते हैं एक्सेलरेशन का, है ना। हाँ सर। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाय √2 प्लस आर अल्फा बाय √2 माइनस ए बाय √2, ये कट गए, है कि नहीं। और दिस मस्ट बी इक्वल टू √2 आर ओमेगा का होल स्क्वायर बाय रो, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गई ना। तो ओमेगा स्क्वायर भी कट गया, तो रो की वैल्यू आ जाएगी 2 2√2 आर। हाँ सर समझ गया, ए लेना भूल गया था। तो ए और वी तो केवल ये डिसाइड करेंगे कि वो उस कर्व को कितनी तेजी से ट्रेस कर जा रहा है। एज लॉन्ग एज दिस स्फीयर रोल्स यूनिफॉर्मली, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो किसी भी पॉइंट का पाथ तो वैसा ही होगा ना, वो तो एक ज्योमेट्रिकल चीज है ना यार। सोचो, जस्ट इमेजिन, दैट इज अ कंसिडरेशन ऑफ ज्योमेट्री कि आप स्फीयर को एक रेवोल्यूशन दे के यहां तक लेकर आएंगे बिना स्लिप किए, तो ये हर हालत में 2 पाई आर ही होगा डिस्टेंस, अगर ये एक रेवोल्यूशन करके यहाँ से यहाँ पहुंचता है। हाँ सर, तो और जो मतलब एक्स और वाई का लोकस सेम ही होगा। जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो ऐसे ही पाथ पे जाकर आया होगा। तो ये जो पाथ है इसकी पाथ लेंथ 8r आती है, और ये पाथ लेंथ वो इंटीग्रेशन वी/dt स्पीड की इंटीग्रेशन करके निकाल के देखते होते हैं, तो वो पाथ लेंथ भी हर बार उतनी ही आएगी, केवल टाइम अलग अलग आएगा उसको क्रॉस करने का, है ना। हाँ सर, तो ऐसे कह सकते हैं ना, क्योंकि एक्स और वाई का बीच में रिलेशन लोकस तो अभी भी सेम ही रहेगा, बस वही तो वेलोसिटी कर्व और। की इक्वेशन थोड़ा बदल गई। हाँ हाँ सर, कर की इक्वेशन सेम रही। यस सर। वही तो मैंने सबसे बोला यार, कर्व तो वही है ना, वही है से मतलब इक्वेशन वही है। हाँ सर, हाँ सर। तो उसका कर्वेचर तो उसकी अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ना कर्व की, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर्ड होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ वाई डबल प्राइम। इससे भी निकाल के देख सकते हैं अगर आपको उस साइक्लॉइड की इक्वेशन लिखनी आती है तो। बट ठीक है, अपना वाला फिजिक्स वाला तरीका आसान है। और कुछ पूछना इसमें? नहीं सर। वो सीआरई दी थी एक मैंने एंगुलर मोमेंटम वाली, वो कर ली सॉल्व हाँ के? सर, उसका हाँ सर, उसका उसमें हमने वो डाउट क्लास में
ला उसके डाउट्स डिस्कस करते हैं फिर अभी। सर तो उसका तो रोटेशन की किसके भी कर लेंगे। हाँ करेंगे ना यार। पहले क्या करना है, पहले जो स्कोर टेस्ट का प्रैक्टिस करवाए वो डिस्कस करना है या पहले वो असाइनमेंट डिस्कस करनी चाहिए? पहले स्कोर टेस्ट की प्रैक्टिस स्कोर सीआरई में टेस्ट एक ही डाउट है। एक ही डाउट है क्या सीआरई में? और नहीं सर नहीं चल रहा है है सर सर। डाउट सर। चलो फिर पहले स्कोर टेस्ट डिस्कस करते हैं। सर उसका शायद आपने ऐसा बोला था कि आप वो जूनियर्स के बैच का डिस्कशन हमारे ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ मैं वो शेयर कर दूंगा सीआरई का डिस्कशन, वो बढ़िया रहेगा। वो मैं तुम देख लेना उसको। आपने आप कर दिया था। कर दिया था क्या? एक का ही क्या था ना, 2 का। हाँ सर वो दूसरे वाले का बचा था।